जब हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? घने जंगल, झरने, आदिवासी संस्कृति, शायद यही सब है ना? पर जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन्हीं घने जंगलों के बीच आज से करीब 2000 साल पहले बड़े बड़े राज्यों और राजवंशों की नींव रखी जा रही थी, तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आज की तरह कोई लिखा हुआ संविधान तो था नहीं, फिर भी एक पूरा सिस्टम कैसे बन गया? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर आज का झारखंड खड़ा है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे मुंडाओं की नींव से, फिर नागवंशियों के लंबे शासनकाल को देखेंगे, पश्चिम में चेरों के संघर्ष को जानेंगे, दक्षिण में सिंह और ढाल राज्यों तक पहुंचेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर प्रतिरोध की एक विरासत तैयार की। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आखिर इस इलाके में एक संगठित राज्य बनाने का पहला आइडिया किसका था? इसका जवाब हमें ले चलता है मुंडा जनजाति की दिलचस्प कहानी की तरफ। कहानी कुछ यूं है कि रीसा मुंडा के नेतृत्व में ये जनजाति इस पठारी इलाके में आई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रीसा मुंडा ने खुद राजा बनने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जो अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने वंशवाद को नहीं बल्कि योग्यता को चुना और सूतिया पाहन नाम के एक काबिल इंसान को अपना लीडर बनाया। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और नेता बनते ही सूतिया पाहन ने अपने राज्य सूतिया नाग खंड को 7 गढ़ों या किलों में ऑर्गेनाइज किया। अब इन 7 के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, लोहा है पलामू मानसिंह का सुर। देखिए, लोहा से लोहगढ़, ह से हजारीबाग, पलामू से पलामूनगढ़, मान से मानगढ़, सिंह से सिंहगढ़, कासल से कसलगढ़ और सुर से सुरगुजागढ़। इसे हम ग्रेटर झारखंड का पहला ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुंडा राज के आखिरी राजा थे मदरा मुंडा, और उनके दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसने झारखंड के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है झारखंड के सबसे लंबे चलने वाले राजवंश यानी नागवंश की दास्तां। ये कहानी किसी लोक कथा से कम नहीं है। कहते हैं कि जंगल में एक लावारिस बच्चा मिला जिसके ऊपर एक विशाल नाग अपना फन फैलाकर उसे धूप से बचा रहा था। राजा मदरा मुंडा उसे अपने साथ ले आए और नाम रखा फणी मुकुट रॉय। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब फणी मुकुट रॉय बड़े हुए तो मदरा मुंडा और बाकी सरदारों ने मिलकर अपनी मर्जी से उन्हें अपना राजा चुन लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां सत्ता जंग से नहीं बल्कि आपसी सहमति से सौंपी गई। नागवंश के करीब 2000 साल लंबे सफर को समझना है तो उनकी राजधानियों को ट्रैक करना सबसे अच्छा तरीका है। और इसे याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, सु चू खू दो पा रा। देखिए, हर राजधानी एक जरूरत के हिसाब से बदली। पहली सुतियांबे एक सिंबॉलिक शुरुआत थी, फिर आई चुटिया जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे थी। नदियां समझिए उस जमाने के नेशनल हाईवे की तरह थी, मतलब व्यापार का सेंटर। जब तुर्कों के हमले बढ़े तो राजधानी शिफ्ट हुई घने जंगलों के बीच खुखरा में सिक्योरिटी के लिए। मुगल प्रभाव आया तो दोईसा में बना भव्य नवरत्नगढ़ महल। फिर मराठा हमलों से बचने के लिए राजधानी बनी पहाड़ी इलाके पालकोट, और आखिर में रातूगढ़ जो ब्रिटिश राज तक उनकी राजधानी रही। ये पूरी टाइमलाइन अपने आप में सर्वाइवल और ग्रोथ की एक कहानी है। पर नागवंश का इतिहास हमेशा शांत नहीं रहा। दोईसा राजधानी की कहानी एक नाटकीय घटना से जुड़ी हुई है जिसमें राजा दुर्जन साल को मुगल बादशाह जहांगीर ने पूरे 12 साल के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। तो सवाल ये है कि वो 12 साल बाद बाहर कैसे आए? किसी जंग से? नहीं, अपनी एक अनोखी कला से, हीरों को परखने की कला से। किस्सा ये है कि जहांगीर के दरबार में 2 हीरों को लेकर बहस छिड़ गई कि असली कौन सा है। जब कोई जौहरी पहचान नहीं पाया तब किसी ने याद दिलाया कि ग्वालियर के किले में बंद नागवंशी राजा हीरों का एक्सपर्ट है। दुर्जन साल को पेश किया गया और उन्होंने बड़ी आसानी से भेड़ के सींगों पर दोनों हीरों को घिसकर असली और नकली का फर्क बता दिया। जहांगीर इस कमाल की काबिलियत से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने दुर्जन साल को न सिर्फ आज़ाद किया बल्कि शाह का टाइटल भी दिया। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत थी, 6000 रुपए का सालाना टैक्स।
और बस यहीं से झारखंड के इस इलाके पर मुगलों का ऑफिशियल टैक्स सिस्टम लागू हो गया। तो नागवंश की कहानी तो थी आपसी समझ और तालमेल की, लेकिन झारखंड का इतिहास सिर्फ इतना ही शांत नहीं है। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। पलामू, यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष, धोखे और बगावत की। इस वंश के सबसे मशहूर राजा हुए मेदिनी राय। उनके राज को पलामू का गोल्डन एज कहा जाता है। वो इतने लोकप्रिय थे कि आज भी वहां एक कहावत जिंदा है, राजा मेदिनी राय घर घर बाजे बधाई। मतलब ये कि उनके राज में लोग इतने खुश और संपन्न थे कि हर घर में जश्न का माहौल रहता था। लेकिन मेदिनी राय सिर्फ न्याय के लिए ही नहीं, अपनी ताकत के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने नागवंशी राजधानी दुईसा पर हमला किया और अपनी जीत की निशानी के तौर पर वहां का विशाल पत्थर का दरवाजा ही उखाड़ लाए। ये दरवाजा आज भी पलामू के किले में मौजूद है, जिसे नागपुरी दरवाजा कहते हैं। ये उनकी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। पश्चिम से अब हम अपनी यात्रा को मोड़ते हैं दक्षिण की ओर, सिंहभूम के इलाके में। यहाँ की कहानी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, एक अपनी सांस्कृतिक पहचान और दूसरा अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती विरोध की चिंगारी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस इलाके के नाम सिंहभूम को लेकर ही दो अलग अलग कहानियां हैं। सिंह राजवंश का कहना है कि ये नाम उनके सिंह सरनेम से आया है, वहीं यहाँ की प्रमुख हो जनजाति मानती है कि ये नाम उनके सबसे बड़े देवता सिंहबोंगा के नाम पर है। एक ही नाम पर दो दावे, ये दिखाता है कि इतिहास को देखने के नजरिए कितने अलग हो सकते हैं। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना खुलता है। जब 1767 में अंग्रेजों ने पहली बार इस इलाके में कदम रखे, तो ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक 1767 से 1777 तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद रखा। ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित और इतना लंबा चलने वाला विद्रोह था। तो अगर हम इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? मुंडाओं से मिली लोकतांत्रिक विरासत, नागवंशियों से मिला लंबा और स्थिर शासन, चेरों से मिला संघर्ष और स्वाभिमान का जज्बा, और ढाल राजाओं से मिली अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की पहली आवाज। इन सभी ने मिलकर उस नींव को बनाया जिस पर आज का झारखंड खड़ा है। तो ये कहानियां सिर्फ राजाओं और जंगों की नहीं हैं, ये हमें उस दौर के समाज, अर्थव्यवस्था और चुनौतियों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो ये इतिहास हमारे सामने रखता है, इन सभी राजवंशों की कामयाबी में एक बात कॉमन थी, आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच एक नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन। सोचने वाली बात है कि क्या आज का समाज उस हजारों साल पुराने संतुलन से कुछ सीख सकता है?